हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने एपी को फुली ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एपी में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो अब आपको आई डोंट थिंक कि कोई डिफ़िकल्टी आ रही होगी एपी के क्वेश्चंस को लगाने में। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एपी को फिनिश किया है उसी तरीके से अब हमारे लेक्चर्स जीपी के बेसिस जीपी के ऊपर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो उसको आप देखिए, पढ़िए। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म है जीपी, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म था एपी। आई होप यू ऑलरेडी नो दिस। जीपी इज अ सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो। तो ये हाईलाइट करिए कि जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर मैंने फर्स्ट टर्म को ए माना तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। तो इसको समझते हैं हम लोग। दिस नॉन जीरो कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो यहाँ एक किसी और दूसरे नंबर के बारे में भी बात कर रहे हैं और जिसको बोल रहे हैं कि वो नॉन जीरो है। तो ए भी नॉन जीरो है और आर भी नॉन जीरो है। आर मतलब कॉमन रेशियो, आर मतलब कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म मतलब ए, समझ गए। अब सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? सक्सेसर पढ़ा आपने, सक्सेसर जानते, अगला वाला। ठीक है, और प्रीसीडिंग मतलब होता है पीछे वाला। ठीक है, तो जो पीछे वाला टर्म है और जो सक्सीडिंग टर्म है उसको प्रीसीडिंग से सक्सीडिंग कैसे बनाएंगे? इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके, ये बोला जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है और जो कि नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो आप उससे किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या है सब। इसलिए यहाँ पर जीरो किया है। ठीक है, कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब ये हो गया मेरा पहला टर्म। तो ये सबसे प्रीसीडिंग टर्म हो जाएगा। जो फर्स्ट टर्म होता है वही सबसे प्रीसीडिंग टर्म होगा कि नहीं? उससे पहले कोई होगा? फर्स्ट से पहले भी कोई टर्म हो सकता है क्या? फर्स्ट से पहले कोई टर्म हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा दैट इज ए। अब नेक्स्ट टर्म क्या बोल रहे हैं? उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज आर। वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए नॉन जीरो ले लिया और ये जीरो, तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर से जीरो। जीरो नहीं करना है, समझ गए। तो अब सेकेंड टर्म जो हो जाएगा दैट इज ए आर। अब क्या बोल रहे हैं? अब ये प्रीसीडिंग बन गया है, अगर सक्सीडिंग चाहिए तो ए आर स्क्वायर। अब थर्ड क्या होगा? थर्ड तो हो गया। फोर्थ क्या होगा? ए आर क्यूब। समझ गए बात को? ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अगर आप किसी एक कांस्टेंट ए जो कि फर्स्ट टर्म है, जो कि नॉन जीरो है, उसमें अगर आप एक आर 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 बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके पहले क्या था? जब हम लोग ए लेते थे उसमें हम लोग डी को ऐड करते थे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाते थे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब ए को हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म t1, इसको बोल रहे हैं सेकेंड टर्म, इसको बोल रहे हैं थर्ड टर्म, इसको बोल रहे हैं फोर्थ टर्म। तो जैसे वहां पे nth टर्म था तो यहाँ पर भी क्या आएगा? nth टर्म। बोलिए nth टर्म क्या लिखा जाएगा? देखिए पैटर्न, 2 है तो यहाँ 1 है, 3 है तो यहाँ 2 है, 4 है तो यहाँ पे 3 है। When it is n, what should be written here? a into r की power n minus 1. So nth term is very important for any sequence. Hence the nth term is given as a r की पावर n minus 1। तो ये हमारा nth टर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर हमें किसी सीरीज में a की वैल्यू हाफ दे रखी है और r की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो अब समझिए कि सीरीज क्या बोल रही है कि पहला हो गया 1/2, नेक्स्ट टर्म में हो गया 1/2 इंटू 2 यानी 1/2 का स्क्वायर, अगला टर्म 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। ये सब क्या है? जीपी है।
ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए 11th टर्म बताइए तो क्या करेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 1/2, r की जगह 1/2, 11th टर्म बोल रहे हैं यानी n, तो n-1 कौन सा टर्म बोल रहे हैं 11, तो कितना पावर यहाँ लगाएं, n है तो कितना किया n-1, 11 है तो क्या होगा 11-1 10, आंसर क्या आएगा 1/2 की पावर 11। समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1, सेकेंड टर्म 2 की पावर 2, डिनोमिनेटर की बात और फोर्थ टर्म 11 टर्म 2 की पावर 11। तो पूरा लिखना नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें जनरल टर्म हेल्प करता है जल्दी से सीरीज को लिखने में। तो ठीक है, यहाँ से क्या सीखे हम लोग कि जो nth टर्म होता है जीपी का उसको क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं nth टर्म, अभी बताया ना a इंटू r की पावर n-1, दिस इज योर nth टर्म। क्लियर बात, एकदम क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं nth टर्म के बाद इस सीरीज का सम करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था एपी में वो था कि सीरीज को सम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भी सम करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज एंड सीक्वेंस है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है सीरीज एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब ऐड करना है, ठीक है। तो s से डिनोट कर रहे हैं सम को यहाँ पर भी। अब अपने टर्म्स लिख लेंगे a प्लस AR स्क्वायर और AR की पावर n-1 प्लस AR की पावर n, ठीक है। दिस इज अवर n टर्म्स। अब फिर से देखिए हम लोगों ने s लिया, लेकिन इस बार सेकंड बहुत ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बाहर है, जिसको नहीं मालूम है बहुत 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 फोकस करिए। क्या करने जा रहे हैं, बहुत सारी सीरीज में अब हम लोग ऐसा काम करेंगे जो यहाँ करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से एस किया है। और जहां पर भी इस ज्योमेट्रिक सीरीज का कोई भी वेरिएंट आ जाए, वेरिएंट मतलब अभी और आगे हम लोग सीरीज देखेंगे जहां पे ज्योमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी रहेगी, तो क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर r से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या बनेगा AR, ठीक है AR बन गया। ये इसको r से s को किया ना, तो AR को जब r से मल्टीप्लाई किया तो AR स्क्वायर, और ये क्या बन गया बताइए। अब देखिए जो फर्स्ट था वो AR हो गया, तो ये क्या इसके नीचे तो क्या लिखा 2 के नीचे 2 r की पावर n-1 और AR की पावर n+1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। जो इसका AR की पावर n टर्म रहेगा दैट इज AR की पावर n हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा AR n+1, एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं, ये ऑलरेडी है ना, इसमें एक r मल्टीप्लाई करें। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको टर्म्स को, क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस r इंटू एस, फर्स्ट वाले से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, a आया, ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये क्या आया a माइनस AR n+1, क्या आया AR 1+1, s कितना आ गया a इंटू 1 माइनस r की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो कितने टर्म यहाँ लिए थे हम लोगों ने n, गलत, n टर्म नहीं लिए थे हम लोगों ने, कितने लिए थे n+1, देखिए फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज nth टर्म, तो n+1 टर्म ले लिए हम लोगों ने, तो ये s ऑफ n+1 है ना कि Sn, समझ में आया। तो अगर हमें Sn लिखना हो तो क्या करें बताइए, क्या करें अगर Sn लिखना हो तो n+1 की जगह क्या लिख देंगे Sn, तो दिस इज 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, क्लियर है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि n+1। अगर आप चाहते कि आपका रिजल्ट डायरेक्ट ये आए तो क्या करेंगे, यहाँ तक ही अपनी सीरीज को छोड़ देंगे। देखिए करते हैं, ये सीरीज यहाँ तक छोड़ दिया, AR
तो ये कहाँ, ये वाला टर्म नहीं आएगा, फिर कितने हो गए, ये आ गया AR की पावर n। तो कुछ भी टर्म लिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने लिया, ठीक है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ AR की पावर n क्या आया, जब n टर्म्स लिए तो 1 माइनस R की पावर n बन गया ये फॉर्मूला। इतना इजी होता है सम निकालना, ठीक है। अब कई जगह आपको ये फॉर्मूला कैसा मिल सकता है, ये फॉर्मूला आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, AR की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है? अगर माइनस आप इसमें मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो क्या होगा, यही बन जाएगा ना। तो एक और फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज Sn। तो Sn क्या आ गया, बहुत अच्छे से याद रखिए आप, Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज a इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट करिए आप, nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन करने इसके बेसिस पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं जिसका फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8 और ऐसे कुछ तो टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द 15th टर्म, फाइंड आउट द सम ऑफ 8 टर्म्स, ठीक है। और फाइंड आउट, थर्ड पार्ट है फाइंड आउट, लिख लीजिए फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स फॉर विच द समेशन शुड नॉट एक्सीड 255। यानी हमें पता करने हैं मिनिमम, यहाँ लिख देता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट समेशन, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 255। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 टर्म निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म। जब भी टर्म निकालने होते हैं तो कौन सा, यहाँ क्या नया फॉर्मूला सीखा आपने, a इंटू R की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला सीखा आपने। तो अब आपको निकालना है 15, तो n की जगह रखेंगे 15, a की जगह a रख देते चलिए अभी, और यहाँ लिखेंगे 14। ये हो गया, जनरल लिख लिया। अब a और r की वैल्यू रखेंगे हम लोग, a की वैल्यू कितनी है 2, अब r निकालना है। अब r कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पर ये 4 है और ये 2 है, तो अब आपको सोचना है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, होगा तो 4 आया होगा, या ऐसे 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 8 आएगा, यही सोचना है ना। तो कैसे पता चलता है कि किसी नंबर पे किसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, दैट इज डिवीजन। यानी आपको जो सक्सीडिंग टर्म है उसके पहले वाला प्रीसीडिंग टर्म है उनको डिवाइड करना है, यानी यहाँ निकालना है। तो आप क्या करिए 4/2 या 8/4 कुछ भी करिए, क्या आएगा 2, डिवाइड करिए सक्सीडिंग बाय प्रीसीडिंग, r इज इक्वल टू सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, ठीक, समझ गया बात। तो r की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 14, तो आंसर क्या है 2 की पावर 15। So this is our sum. This is not sum. This is 15th term. Clear है? रब कर दूं? चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा आंसर T15 S8 टर्म्स। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 8 टर्म सम करना है, कौन सा फॉर्मूला, Sn वाला। यानी फॉर्मूला क्या है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो देखिए जब भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, वैसे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन जब भी आप देखें कि आपका r ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या फिर 1 माइनस r की पावर n या अपॉन 1 माइनस r। तो कैसे लिखना चाहिए हमें, ऐसे लिखेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, समझ गया बात, निगेटिव रहेगा फिर माइनस करो, ठीक है। उससे बचने के लिए वी कैन यूज लाइक दिस। क्या बड़ी बात है ये, नहीं, ठीक है। तो 2 आया था हमारा ये, तो कितने टर्म के बारे में बात हो रही, 8।
-1 अपॉन 2 - 1 दैट इज 1। तो कितना आंसर आ गया ये 2 की पावर 9 - 2। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए बात कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स बताइए जिससे कि आपका जो सम है वो 255 से बड़ा ना हो, बड़ा ना हो। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो मिनिमम इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें वो टर्म पता करना है जिसका सम 255 हो या उससे कम हो। ठीक है, तो बड़ा ना हो का मतलब क्या हो गया, s लेस देन और इक्वल टू 255 हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म ऐसे पता करने हैं। तो पहले लिखेंगे हम लोग a 2 की पावर n -1 अपॉन 2 - 1 दिस इज व्हाट, ये समेशन का फॉर्मूला है। अब हमें देखना है कि ये 255 से ये बड़ा हो, ये कम रहना चाहिए। वो कौन सी मिनिमम वैल्यू है जिससे कि ये मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है जो इसके 255 के पास हो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, -2 लेस देन और इक्वल टू 255। तो 2 की पावर n प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 257। ठीक है, तो ये बड़ा है। इससे जस्ट कौन सा छोटा नंबर है जो कि 2 का मल्टीपल है, सोच सकते हैं आप। ये तो बड़ा है ना, तो इक्वल भी तो कर सकते हैं हम लोग। 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 256। ठीक है, तो बताइए कितनी पावर होती है, 6 7 8 पावर 2 की पावर 5 32 6 64 7 8। ठीक है, करेक्ट बोला था मैंने, 2 की पावर 8। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू क्या है 7, यानी कम से कम आपको 7 टर्म लेने पड़ेंगे जिससे कि आपका वैल्यू 250 से जस्ट कम हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने कर लिया। इसके आगे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग एक और फॉर्मूला अभी हमें सीखना है, दैट इज सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म ऑफ एन जीपी। ठीक है, तो ऐसा जीपी लेंगे हम लोग जिसमें क्या हो। अच्छा, एक बात और जो यहाँ पर मैं मिस कर गया बोलना, दैट वाज कि Sn निकाला जब हम लोगों ने, तो फॉर्मूला आया r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। तो आपने ध्यान दिया यहाँ पर r क्या नहीं होना चाहिए, 1। ठीक है, तो इतना तो अब आप समझते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए r की वैल्यू 1 है। फिर भी मिस नहीं करना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है देखिए, मान लीजिए जब r 1 हो जाए तो क्या करें। तो r अगर मान लीजिए पिछला ही एग्जाम्पल देखें, 2 है, अगर r 1 हो तो क्या होगा 2 2 2। तो ये क्या है, ये तो जीपी एपी हो गया ना, जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। अगर आपको n इनको ऐड करना होगा तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू n। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर r बराबर 1 हो जाए तो Sn क्या हो जाएगा n इंटू a इंटू n when r इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो ये बात भी आ गई आपको। तो ध्यान रखिएगा, r जब नहीं होता है 1 के बराबर तब ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज यू में सी की क्या होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इनफाइनाइट टर्म का सम करना है। मान लीजिए कोई जीपी है और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एक जीपी लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए मान लीजिए 3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 12, उसको बाद 24। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब आप बताइए अगर मैं इसके इनफाइनाइट टर्म लूं तो इसका सम क्या होगा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप देखेंगे कि इसका तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 3 लिया, एक टर्म लिया 3, 2 टर्म का सम लिया 9, फिर उसमें 9 में 12 ऐड किया 21, 21 में 24 25। इस तरीके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब n इन्फिनिटी को जाएगा
फिर सम का भी वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इसको पढ़ने की क्या कोई ज़रूरत है, बताइए आप। ये हमारे काम की है पढ़ने के लिए इसका इनफाइनाइट सम। इसका आंसर तो हमेशा ही क्या आने वाला है, बोलिए क्या आएगा इसका आंसर, इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए अगर -3 है और 2 से मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, अब किधर को जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। अब भी क्या सेंस बनता है इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का, नहीं। लेकिन एक केस आता है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसको आप समझिए, ठीक है। उसमें सेंस बनेगा, उसमें सेंस बनेगा, और क्यों सेंस बनेगा ये आप अभी समझेंगे। तो मान लीजिए पहला टर्म मेरा 1 है और दूसरा टर्म हाफ हो गया। इसका मतलब हाफ कैसे आया होगा, 1/2 में 1 को डिवाइड करिए, यानी कॉमन रेशियो क्या आया, हाफ। आर की वैल्यू है हाफ, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम जब 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1/4, फिर नेक्स्ट टाइम 1/8, फिर नेक्स्ट टाइम 1/16, 1/32। अब अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो क्या ये इन्फिनिटी को जाएगा, नहीं जाएगा। बिकॉज क्या हो रहा है, जब ये 1/2 को जितना बड़ा लेंगे वो बहुत ही छोटा नंबर ऐड हो रहा होगा। देखिए जैसे जब 1 टर्म को लिया तो आंसर आया 1, S1, S2 मतलब जब 2 को लिया तो 1.5, ठीक है। अभी कितना होता है 0.25, ठीक है। तो 1.5 में 0.25 1.75, और उसमें अब कितना ऐड कर दिया 1/8 यानी 0.125। अब इसमें और 0.125 125 तो कितना हो गया S4 1.875। अब इसमें और छोटा नंबर 0.0625, फिर और छोटा। तो इसका मतलब क्या है, बढ़ तो रहा है, ये बढ़ तो रहा है, लेकिन ये किसी नंबर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं आप बहुत सारे टर्म लेंगे तो आप देखें कुछ देर बाद 1.999 के आसपास जाएगा, ठीक है। और ये पीछे के डेसिमल्स में ऐड हो रहा होगा। अब वहां ऐड करने से यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, टर्म तो और छोटा होता जाएगा। 1/2 की पावर 20 आ गया तो बहुत छोटा, 1/2 की पावर 40। तो ये तो बाद के डेसिमल्स को अफेक्ट कर रहा है, स्टार्टिंग के डेसिमल्स को इतना अफेक्ट नहीं करने वाला। आप इनफाइनाइट, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कितने डेसिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो सम होता है वो किसी एक नंबर को अप्रोच करता है, और जब हम लोग सम निकालते हैं तो वो उस नंबर को बताता है कि ये सारा सम इनफाइनाइट तक अगर जोड़ा जाए तो इस नंबर को अप्रोच करेगा, कभी इससे बड़ा नहीं होगा। समझ में आया अप्रोच करने की बात। अप्रोच करने के बाद कि मान लीजिए आप यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, इस जगह से आप चलना शुरू करते हैं इधर, तो आपसे बोला जाए कि आप हर बार 1 कदम चलिए, ठीक है। अब अगली बार जितना आपने चला है उसका आधा चलिए, तो आधा चले, फिर उसका आधा चलिए, तो क्या होगा, आप भले ही आगे बढ़ रहे हो लेकिन ये आधा आधा जो कर रहे हैं आप कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। समझ में आ रही बात। तो वही यहाँ पर बात बोली जा रही है। आप इतना छोटा कदम लेंगे अगर, तो आप कैसे पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो आपको कभी क्या इस तरीके से पढ़ाई करनी है जेई के लिए कि पहले बहुत पढ़ा, धीरे धीरे इंटरेस्ट डाउन, तो क्या आप पहुंच पाएंगे वहां तक, नहीं। आपने जो पहले वाली देखी जिसका हम लोग फॉर्मूला ही नहीं डिराइव कर पाए इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट उस तेजी से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि इस तरीके के जो सीरीज है उसका सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर यानी कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि जहां पर ये इनफाइनाइट जीपी का प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकें। तो समेशन ऑफ लिख देते हैं ऑफ इनफाइनाइट जीपी
इनफाइनाइट जीपी। तो आर जो होना चाहिए मेरा, दैट शुड बी बिटवीन -1 से 1 के। ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अगला सम आएगा दैट शुड बी लेस। क्लियर है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1। ठीक, तो अब देखिए समेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है, अब आप बताइए अगर कोई छोटा नंबर है, ठीक है, ये Sn है लेकिन n को हम लोग इंफिनिटी रख रहे हैं, अगर कोई भी फैक्टर है जैसे 1/2 लिया था, ये n है, अभी यहाँ रखेंगे अगर तो 1/2 की पावर n है, और अगर ये n इंफिनिटी को चला जाए यानी 1/2 की पावर इंफिनिटी, इसका क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बहुत 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 2। तो ये नंबर बड़ा होगा छोटा होगा, छोटा होगा। अगर मैं 1 की पावर 10 की पावर 100 कर दूं तो ये बहुत छोटा नंबर होगा कि नहीं, 0.0000। तो किसके पास जा रहा है ये किसके पास जा रहा है ये नंबर पूरा, ये 0 की तरफ। तो यहाँ ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। समझ में आया, यानी Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी तो Rn विल टेंड्स टू 0। ये बात समझ में आई कि नहीं, आई बात समझ में, ये r की पावर n, r यहाँ पर मेरा -1 से 1 के बीच में है, ध्यान दीजिए, -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो n अगर इंफिनिटी को जाएगा तो r की पावर n किधर जाएगी, 0, तो यहाँ रख दीजिए 0। तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर है, अब एक क्वेश्चन करिए इस पे। ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले अभी हो गए हमारे पास। कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं, nth टर्म that is a into r की पावर n minus 1 Sn, a into r की पावर n minus 1 upon r minus 1। ठीक है, जब r is not equal to 1, बाकी आपने देखा। अब s infinity a upon 1 minus r when r lies between -1 से 1। r क्या 1 होगा, नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, 3/2 3/4। बताइए कि इंफिनिटी टर्म्स तक इसको ऐड करें तो क्या सोल्यूशन आएगा। तो ये फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले देखिए कि क्या हुआ, ये इसका जो r है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म डिवाइड r की वैल्यू हाफ। तो लाई कर रहा है तो लिख दीजिए यहाँ फॉर्मूले में s इंफिनिटी इज इक्वल टू a की वैल्यू 3, 1 माइनस 1/2। तो 2 माइनस 1 1/2 दैट इज 6। यानी कि इसका जो सम हो रहा होगा वो 6 को अप्रोच कर रहा होगा। यानी चाहे जितने भी टर्म ले लें कभी भी ये 6 से ज्यादा नहीं आ सकता इसका रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम जीपी के देखने जा रहे हैं। So now we are going to discuss these problems and let's start from the last problem. तो क्वेश्चन क्या है, in GP of positive terms, in GP of positive terms, any term is equal to the sum of next two terms, then find the common ratio of GP. तो GP यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स हैं। ठीक है, देखते हैं क्या मीनिंग है। एनी टर्म इज, कोई भी टर्म ले हम लोग, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म लूँ a और फिर क्या होगा सेकेंड एंड थर्ड उसके इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर मैं ए आर लूँ तो दैट विल बी इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। यानी कि अगर मैं टी एन लूँ तो टी एन प्लस 1 प्लस टी एन प्लस 2 के बराबर होगा। क्लियर, यही बोल रहे हैं। तो हमें आर निकालना है, तो क्योंकि सभी में आप देखिए अगर आर को मैं कैंसिल कर दूं
तो सब में वही आ रहा है, a इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। अगर मैं इसको भी लिख लूँ, देखिए ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ए आर की पावर n प्लस ए आर की पावर n प्लस वन। अब यहाँ मैं r की पावर n माइनस वन अगर कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा, सेम चीज बचेगी। इसलिए इसी से हम लोग क्वेश्चन कर लेते। क्लियर है आपको कि क्या यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सम ऑफ टर्म एनी टर्म दिस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, यानी जैसे फर्स्ट है तो सेकंड और थर्ड के, सेकंड है तो थर्ड और फोर्थ के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, so this is basically r square plus r minus 1 is equal to 0। क्लियर है बात। अब ये क्वाड्रेटिक है, अब तो वो सॉल्व करना आता ही है आपको। माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से आंसर आ रहा है माइनस वन प्लस माइनस रूट 5/2। अब इन्होंने कहा इन जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो पॉजिटिव टर्म्स आने तो कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस वन माइनस रूट 5/2 सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या होगा सोल्यूशन इसका, r की वैल्यू आएगी जो दूसरा वाला हमारा सोल्यूशन है, दैट इज रूट 5 माइनस 1/2। तो क्लियर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लैंग्वेज समझ के इक्वेशन लिखनी थी और क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब लेट्स मूव टू द अदर प्रॉब्लम, देखते हैं ये कैसे होगा। अब यहाँ भी देखिए कोई फंक्शन दिया है f of x plus y is equal to fx into fy for all x y belonging to natural number such that f1 is equal to 3 and x is equal to 1 to n, fx is equal to 120, then find the value of n। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जीपी का प्रॉब्लम है और इस जीपी के प्रॉब्लम में ये क्या आ गया ना, यहाँ कहीं जीपी दिख रही, नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, ना दिखने दीजिए, ठीक है। आज तो शुरू हो जाइए बस। F1 क्या दिया आपको, 3, तो F1 3 दिया है। सोचिए शायद ये फर्स्ट टर्म हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। यहाँ क्या है ये तो पहचानते हैं आप, इसको पहचानते कि नहीं, fx इज इक्वल टू 120। यहीं से हम लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट हुआ था। तो जब भी कोई टिपिकल प्रॉब्लम होगी जो आपको लग सकती कि टिपिकल प्रॉब्लम है, तब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं रहना चाहिए, अब आपको ये लिख लेना है। यानी कि अब हमें किसी सीरीज का सम 120 दिया है और उसका फर्स्ट टर्म 3 दिया है, और हमें एक और तरीका यहाँ दिया है कि जो f ऑफ x प्लस वाई है उसको लिखा जा सकता है fx इंटू एफ वाई, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, f ऑफ x प्लस वाई है उसको लिखा जा सकता है fx इंटू एफ वाई। जब भी ऐसा दिया रहता है इसका मतलब ये टर्म बनाने की मशीन है हमारे पास, ये टर्म बना के देती है हमको। अब हमारे पास एक टर्म है यहाँ पर f1। अब आप सोचिए कि f1 के पास आपको क्या चाहिए, f1 की जगह तो मैंने 3 लिख दिया, वो मुझे पहले से पता है। अब मैं इस मशीन से f2 कैसे बनाऊं, तो देखिए f2 बनाने का तरीका है कि x की जगह 1 रखूं और y की जगह 1 रखूं, तभी तो ये f2 आएगा। क्लियर है। तो x f1 इंटू f1, माय गॉड, f1 इज व्हाट, 3, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 3 स्क्वायर। अरे ये तो कुछ जीपी जैसा दिख गया, ठीक है, कोई बात नहीं। f2 लिख लीजिए इसके नीचे, f2 की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर। अब फिर f3, fx प्लस वाई क्या है, fx इंटू एफ वाई। अब मुझे क्या चाहिए, f3, क्या करूं बताइए, 2 प्लस 1, तो यानी कि f2 इंटू f1। f2 कितना आया, 3 स्क्वायर इंटू 3, तो f3 कितना आया, 3 क्यूब। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। f4 क्या हो जाएगा, आप तो कर सकते हैं आप, f3 इंटू f1 हो जाएगा, एंड f3 is 3 क्यूब
इंटू 3, तो 3 की पावर 4, यानी Fn 3 की पावर n। तो ये बन गया। तो देखिए कैसे, मतलब प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं होता है, यू हैव टू बी स्मार्ट, पहले भी मैंने बोला है, ठीक है। और ये शायद एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हमारी एक जीपी बन गई। तो अब ए 3r की पावर n माइनस 1, यहाँ 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। 3 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 40 एंड 3 की पावर n माइनस 1, ये 2 है, 2 इंटू 40 80। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। तो n की वैल्यू 4। अरे 3 की पावर 4 होगा कि नहीं होगा 81, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व हो गया कि नहीं। तो इजी था, इजी तो नहीं था, ठीक है, सबके लिए इजी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। बस समझना है यहाँ पर कि यहाँ समझना है कि यहाँ शुरू करना है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म से शुरू करना है, फिर इसकी मदद से आपको नए टर्म्स जनरेट करने हैं। इसको टर्म जनरेटर समझिए, बहुत आता है ये एग्जाम्स में, ठीक है। इस तरीके का जरूरी नहीं कि fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू एफ वाई, कुछ भी आ सकता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें शायद इसकी मदद से टर्म्स को जनरेट करना है, तो फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम में आ रहे हैं। सपोज ए बी सी आर इन ए पी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एंड जीपी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जीपी में अगर तीन टर्म दिए हों तो उसके लिए क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर एपी में 3 टर्म है तो हम लोग बोले थे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसा होना चाहिए, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। उसी तरीके से अगर 3 टर्म जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या क्राइटेरिया होगा, इन 3 टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन हो। तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रीसीडिंग टर्म्स, सक्सीडिंग टर्म्स डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म का जो रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए। कॉमन रेशियो c डिवाइडेड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय a, दैट शुड बी इक्वल। इसका मीनिंग b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ये है। अगर ऐसा 3 टर्म आपको दिए गए हों a b c और आपको अगर प्रूफ करना हो कि ये जीपी में है, तो यू कैन प्रूव कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। क्लियर है, किसका स्क्वायर है, बीच वाले टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। ये आ गया तो आपकी जीपी प्रूव हो गई, ठीक है। चलिए इसको यूज करेंगे हम लोग। अब देखते हैं यहाँ क्या दिया है। क्वेश्चन में एपी भी दिया है, जीपी भी दिया है, टेंशन नहीं होना चाहिए, आपने एपी पढ़ लिया बहुत अच्छे से। सपोज ए बी सी आर इन एपी, गुड, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, and c is greater than b greater than a, and a plus b plus c is equal to 3 by 2, then the value of a is, good। तो 3 टर्म अगर AP में होते हैं तो उनको क्या लिखते हैं हम लोग, तो a को लिख लिया हम लोगों ने a माइनस डी, b को क्या लिखा a, एंड c को क्या लिखा a प्लस डी, जो दिया है वो कर दिया। अब इसको लिखने से क्या हुआ कि एक वेरिएबल में लाके मैंने एपी को तो लिख ही दिया। अब एपी में और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास ए के टर्म्स में ये रिलेशन आ गया। अब यहां से देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 by 2 जो दिया है उसका क्या करेंगे, ठीक है। ए को निकालना है यहां से, डी को इसका मतलब एलिमिनेट करना होगा। तो लेट्स डू इट। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, ठीक है। ए क्या होगा यहाँ पर, ए को ए माइनस डी कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते क्या, नहीं ना। यहाँ पे बीच वाला टर्म जो है बी, उसको लिखिए बी माइनस डी, और सी को क्या लिखे बी प्लस डी। तो यानी जब बी और डी पता चल जाएगा तब हम लोग ए निकाल सकते हैं। क्लियर है बात,
पक्की बात ना, b माइनस डी b प्लस डी, यही होना चाहिए कि नहीं? यस, अभी रॉन्ग हो जाता, थोड़ा सा सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी। तो b प्लस डी इज इक्वल टू 3/2। अब d से d कैंसिल, तो 3b इज इक्वल टू 3/2 एंड b की वैल्यू इज 1/2। क्लियर है? तो b की वैल्यू आ गई 1/2। तो पहला टर्म क्या हो गया? 1/2 माइनस डी एंड 1/2 प्लस डी। तो अगर d निकल आएगा तो a पता चल जाएगा कि नहीं? यहाँ क्लियर है? हमने क्या किया, हमने AP जैसे बोला था 3 टर्म्स अगर AP के लेने हो तो a माइनस डी a प्लस डी लेते हैं, ठीक है। और a यहाँ पर जो हमें दिया गया है इसमें हमने जाके अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब हमें और भी कुछ दिया है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन GP। तो अभी क्या बोला था हमने कि अगर a b c GP में है, अगर a b c GP में है तो इसका मतलब होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। गुड। अगर गिवन हो कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन GP, तब क्या होगा? तब होगा b की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो b की वैल्यू क्या आई है? 1/2। तो 1/2 की पावर 4 दैट इज a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है यहाँ पर? 1/2 माइनस d का होल स्क्वायर। c इज व्हाट? 1/2 प्लस d का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू, इसमें तो आप देखिए a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1/4 माइनस d का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दिस इज व्हाट? 1/16। क्या है ये? 1/16। इसको लिख लिया 1/16। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 4d का होल स्क्वायर अपॉन 16, 16 कैंसिल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको रूट ले लीजिए। 1 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दो सोल्यूशन आए यहाँ पे। अरे रूट लिया भाई, रूट लिया तो क्या हो सकता है? -1 का स्क्वायर भी 1 हो सकता है एंड +1 का भी स्क्वायर +1 हो सकता है। इसको लिख लिया ना आपने, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब पहले मैंने +1 ले लिया, तो 1 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू +1। 1 से 1 कैंसिल, d की वैल्यू 0। अब d की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? यहाँ देखिए b a से बड़ा है, c b से बड़ा है। तो बड़ा कैसे होगा? अगर d 0 हो जाएगा तो बड़ा हो पाएगा क्या? तीनों तो बराबर आ जाएंगे ना। तो इसलिए ये सोल्यूशन नहीं होगा, यानी +1 वाला उड़ा दीजिए यहाँ से, वो सोल्यूशन नहीं लेना है। नहीं तो यही नहीं सेटिस्फाई होगा। प्रॉब्लम तो सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा सोल्यूशन लीजिए जिसमें जो बातें बोली गई हैं प्रॉब्लम में वो सेटिस्फाई हो। तो यहाँ से अब क्या बचा हमारे पास? -1, यानी 1 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो -4d स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो d की वैल्यू ±1/√2। अब d को क्या लें? -1/√2 लें कि +1/√2 लें? फिर से एक बार आ गया कि हमें डिसाइड करना है। तो फिर से बोलिए, b बड़ा है इससे कि नहीं? c बड़ा है b से। इंक्रीजिंग टर्म्स हैं ये। कैसे टर्म्स हैं? इंक्रीजिंग। तो जब हमारा d बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो d को माइनस नहीं लेना है। d will not be equal to -1/√2. Reason, this is increasing. This is an increasing AP. Increasing AP के लिए d should be positive. Very good. अब तो आप कर ही लेंगे। d की वैल्यू आपकी आ गई है। अब आप सोल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमारा 1/2 माइनस d है ये, तो d की वैल्यू 1/√2। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है?
डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 1/2 माइनस 1/√2। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम भी हो गई। अब हम लोग पहुंचते हैं सबसे ऊपर वाली प्रॉब्लम की तरफ। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू गेट इन मैनी बुक्स, ठीक है? समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को समझना है और जो भी हमने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है। दिस इज ओनली इन मैथ्स, ठीक है? और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस हो जाता है, वो आप प्रैक्टिस से सीखते हैं। अब क्वेश्चन है pth, qth एंड rth टर्म ऑफ gp are x, y and z respectively, then prove that this is equal to 1। चलिए, pth टर्म, gp का pth टर्म, ठीक है? तो nth टर्म क्या था gp का? a इंटू आर की पावर n-1, ये nth टर्म था gp का। लेकिन क्या r ले सकते हैं यहाँ? नहीं, तो यहाँ कैपिटल लिख लीजिए आर की जगह, ठीक है? n-1 ये हमारा nth टर्म होता है। अब यहाँ पे nth की जगह pth बोल दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, r इंटू p-1 लिख दीजिए। और ये किसके इक्वल है? x, इसको x के बराबर लिखिए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, qth टर्म लिखिए। qth टर्म इज व्हाट? a इंटू r की पावर q-1, दैट इज y। एंड z वाला टर्म यानी rth टर्म इज z, तो दैट इज tr इज इक्वल टू ar की पावर r-1 इज इक्वल टू z। आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन। यहाँ कर दूं मैं, ओके? x की जगह लिखेंगे ar की पावर p-1 की पावर q-r, वेरी गुड। q की जगह ar q-1 इंटू r-p एंड ar इसकी पावर r-1 की पावर r-p, ठीक है? इसको सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की पावर q-r, r की पावर pq, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, pr इसके साथ हो गया -q प्लस r। समझ में आया? इतना कर दिया गया, a q-r, ठीक है? r pq माइनस pr माइनस q प्लस r, ये पहले टर्म बना यहाँ पर, ठीक है? यहाँ सब पावर्स बन गई हैं। अब सेकेंड टर्म भी ऐसे ही लिख लीजिए। और देखिए सिमेट्रिकल है, तो वी कैन जस्ट रिप्लेस q को r से। r के बाद क्या आता है? p, तो p है तो q की जगह r, p की जगह q, r के बाद p, r p। क्या कर रहे हैं? साइक्लिक सिमेट्री पढ़ाई थी मैंने AP में, वही यूज कर रहे हैं, ठीक है? r-p। अब अगली बार q आ गया, r आ गया, उसके बाद क्या आएगा? p, r आ गया, p आ गया, उसके बाद क्या आएगा? q आ गया, r, तो बचा क्या? p, q r, r p q r p के बाद q, ये हो गया। तो ये तीनों टर्म्स क्या हैं? दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, दे आर मल्टीप्लाइड। और मल्टीप्लाई होते तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड कर लीजिए, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। इसी तरह r की भी पावर सब ऐड कर लीजिए, pq माइनस pr माइनस q प्लस r प्लस qr माइनस pq माइनस r प्लस p प्लस rp माइनस rq माइनस p प्लस q। अब देखिए यहाँ पे p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, दिस इज a की पावर 0। अब यहाँ देखते हैं ये सब कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तभी 1 आएगा, ठीक है? तो pr प्लस q माइनस q प्लस r माइनस r
ठीक है, प्लस पी माइनस पी, आर क्यू पी क्यू सब कैंसिल, आर की पावर 0 क्या हो गया 1, प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर। एक और टाइप का प्रॉब्लम देख लेते हैं, देन वी विल फिनिश दिस लेक्चर। ठीक है, तो आपने कुछ प्रॉब्लम आप जब देखेंगे आप जीपी अपनी बुक में, तो कुछ प्रॉब्लम रहती हैं जो कुछ इस तरीके से दिखती हैं, उनको कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। देन वी आर डन फॉर द डे। यानी कि जैसे सम कुछ ऐसा लिखा हो 5 + 55 + 555 + 5555 और ऐसे एंड टर्म्स तक। अगर ऐड करने का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करें? ठीक है, तो ये 5555 कैसे करें? तो जीपी की प्रॉब्लम है तो जीपी से ही होगी, लेकिन जीपी तो यहाँ है नहीं। यहाँ अगर आप सोच रहे हो कि 11 मल्टीप्लाई हो गया और 55 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो रॉन्ग है। आप करके देख लीजिए, नहीं आएगा। कर ही देता हूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि आर तो मिल गया 11 है। ठीक है, कर लीजिए 5 5 5 5 5 आया क्या? नहीं आया ना? तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, कि बस 2 टर्म आपने देख लिया और आपको मिल गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या करते देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा होगा, तो आप क्या करिए 5 कॉमन ले लीजिए। तो 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 और ऐसे एंड टर्म्स। ठीक है, अब देखिए, अब जब ऐसा कुछ बन जाए इस तरीके की चीज 1 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 इस टाइप की चीज अगर बनती है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 9 से करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो 9 से डिवाइड भी करेंगे ना, तो मैंने डिवाइड कर इसको 9 में बना दीजिए। तो हर प्रॉब्लम को आपको इस तरीके की प्रॉब्लम बनानी है, 9 के टर्म्स आने चाहिए। क्यों आखिर? बताते हैं अभी क्यों ऐसा करेंगे हम लोग। अब देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। समझ में आ गया हो? अब जीपी बन रही है। ठीक है, इस तरीके से 10 की पावर n - 1। ठीक है, देखिए पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तो n वाले में कितना होगा, n होगा कि नहीं, 10 की पावर 1, and this will be written as now 10 की पावर 2, this will be written as now 10 की पावर 3। क्लियर है? and now this is 5/9, 10 + 10 square + 10 cube। अब जाके आपका जीपी बना। और ये सब 1 कितने 1 है, n 1 है ना, सबके साथ देखिए 1 है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, n के साथ भी, तो हाउ मच n। ठीक है, तो बन गया। अब s निकालेंगे हम लोग 5/9 a। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, a क्या है 10 into r की पावर n - 1, तो n भी r भी ये है। ठीक है, अपॉन 10 - 1 दैट इज ऑल्सो 9 - n। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ गए आप कैसे किया गया। इसी तरीके से अगर प्रॉब्लम 6 + 6 6 + 6 6 6 + 6 6 6 तो 6 कॉमन लेते हैं, फिर 1 1, फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐसे ही बन जाता। अगर मान लीजिए 0.5 + 0.5/10 55 क्या हो जाएगा 100, वो तो खुद ही जीपी में ना, उसको साथ में रख लेंगे। यहाँ नीचे जैसे 10 10 10 उसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, वो भी आर के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा जीपी के हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम आज देखे हैं। वी आर गोइंग, और भी जो प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आई हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जीपी से, अब नेक्स्ट लेक्चर में वो प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए।